हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सब देख रहे हैं कि बीपीओ रिवीजन क्लास के लिए सेशन है। तो आज हम सब देखेंगे उत्तर प्रदेश की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं और कुछ पुरस्कार के बारे में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा आज कवर होगा उत्तर प्रदेश का जीके। तो यदि आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं रिवीजन क्लास की तरफ। तो देखिए क्या है, पूर्वांचल के लोक नृत्य के बारे में आज हम सब देखेंगे ना। जैसे धोबिया और कठ घोड़वा, ये सब नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का है, ठीक है। और जो धीवर है, धीवर भी है। धीवर कब होता है? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? कहार जात के द्वारा। और नटवरी भी है पूर्वांचल का। कब किया जाता है? होली में किया जाता है ना। और किसके द्वारा किया जाता है? अहीर जात के द्वारा। और नटुआ या नकटोरा नृत्य कब किया जाता है? शादी के मांगलिक अवसर पर किया जाता है, वर पक्ष में ना। आप सब देखे होंगे। और चौरसिया भी नृत्य पूर्वांचल का है। कहाँ से का फेमस है? जौनपुर का, ठीक है। और किसके द्वारा चौरसिया नृत्य किया जाता है? कहार जात के द्वारा। और दादरा भी है। और धोबिया नृत्य देखते हैं, धोबिया नृत्य के बारे में। इसको करते हैं धोबी समुदाय के लोग, वो भी पुरुष, ठीक है। इसमें एक धोबी नर्तक का रोल अदा करते हैं। और ये सब कब होता है धोबिया नृत्य? मांगलिक अवसर पर, जैसे जब शादी विवाह होता है तब, ठीक है। और अगला नृत्य क्या है? कठ घोड़वा नृत्य, है ना। इसमें क्या होता है? लकड़ी के घोड़े पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और देखिए एक है कानरा नृत्य। ये बुंदेलखंड का नृत्य है जो धोबी समाज के लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कानरा नृत्य। ये सब पूछा गया पेपर में। आगे देखिए कुछ उत्तर प्रदेश के जो फेमस पशु मेला है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला बटेश्वर का मेला है ना। ये कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है, ठीक है। और कब लगता है? दीपावली के 3 सप्ताह पहले लगता है। ये पशु मेला है, बटेश्वर मेला, आगरा में लगता है। दूसरा कौन सा मेला? ददरी मेला। कहाँ पर लगता है? बलिया जिले में। और आप जानते हैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और अगला मेला कौन सा? नौचंदी मेला। कहाँ पर लगता है? मेरठ में, ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का एकता का इसको प्रतीक भी माना जाता है ना, नौचंदी मेला को, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड है, यहाँ पर रखा गया है टॉपिक। आप सबका बहुत बेहतरीन, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। देखिए पॉप थ्री क्या होता है? ओएसआई के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है ना। पॉप थ्री का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना, जो ईमेल में यूज होता है, ईमेल को रिसीव करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। पॉप थ्री मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओएसआई मॉडल में कितना लेयर होता है? 7 लेयर। और 7 लेयर में से एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। अच्छा, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग किससे मिलकर बना है? वेब लॉग से, का संक्षिप्त रूप है ना। जो ब्लॉग BLOG होता है ना, इसका जो पूरा नाम क्या होता है? वेब लॉग होता है। WW पर सोशल नेटवर्किंग साइट होता है वेब लॉग, ठीक है। इसे ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा आपसे कि ऑनलाइन डायरी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वेब लॉग या ब्लॉग को। आगे देखिए क्या दिया है कि 1947 की धारा 41 है ना, आप सब जानते हैं। इसमें किसका बजट किया गया है? पंचायतों का बजट इसमें वर्णन किया गया है ना। और क्या है? देखिए भूमि प्रबंधक समिति के पास 50 रुपये से ज़्यादा रकम नहीं होना चाहिए। कितना रुपये से ज़्यादा? 50 रुपये से ज़्यादा। अगर उसके पास रकम होता है तो उसको डाक में या बैंक में उसको जमा करना होता है, ठीक है। अमाउंट आपको याद होना चाहिए, कितना रुपये? 50 रुपये। आगे देखिए क्या है कि ग्राम फंड का प्रशासन भूमि प्रबंधक समिति के पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। तो ग्राम फंड का प्रशासन किसके पास होता है? भूमि प्रबंधक समिति। अच्छा, भूमि प्रबंधक समिति कहाँ है? 28 के काम में, धारा एक्ट 1947 का 28 के काम में, है ना। आगे क्या है देखिए, नियंत्रण, किसका नियंत्रण? अगला क्या है? नियंत्रण जिला पंचायत राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत राज मतलब जो इस पर नियंत्रण होता है ना, किसका होता है? जिला पंचायत राज अधिकारी का। और ग्राम निधि से जो धन का
निकाला जाता है ना, जो ग्राम निधि होता है उसमें से अगर धन को निकालना है तो प्रधान और जो सेक्रेटरी मतलब सचिव जो आप सब बनेंगे, दोनों लोग का संयुक्त हस्ताक्षर होगा तब जाके पैसा निकलेगा। ठीक है, तो आप सबका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है बीपीओ में। तो 1947 के धारा 32 किसका जिक्र होता है? ग्राम निधि का, है ना। धारा 32 ग्राम निधि दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। उत्तर प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या कितनी है प्रतिशत में पूछा गया पेपर में, 22.3%। और अगर अमाउंट में पूछे तो क्या बताएंगे? 4.4 करोड़ नगरीय जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 15.5 करोड़। और प्रतिशत में 77.7%। तो आप सब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास कर रही है। और देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79%। और आप जानते हैं नगरीय जनसंख्या में दूसरे मामले महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या में पूरे भारत का कितना % जनसंख्या है? 11.79। आगे क्या है? देश की कुल नगरीय आबादी में उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान, अभी आपको बताया ना, महाराष्ट्र के बाद दूसरा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, है ना, आप सबको मतलब अरेंज करने के लिए दे देखता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। उसके बाद आजमगढ़ में। ठीक है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, 80.12 लगभग है प्रतिशत। और उसके बाद कहाँ पर है? महोबा में है। ठीक है, आगे क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या तो प्रयागराज की है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो कहाँ पर मिलेगा? श्रावस्ती में मिलेगा। और न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है? गाजियाबाद में, है ना, क्योंकि गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ, यहाँ का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद का। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध कहाँ पर है? महोबा में। अगर महोबा में अगर स्पेशल प्लेस की बात करें तो चरखारी में है अर्जुन बांध, है ना। अच्छा, विंडोज़ की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि विंडोज़ 3.0 कब आया था? 1990 में। और विंडोज़ 95 कब आया था? 1995। और विंडोज़ 98 कब आया था? 1998। देखिए ये दोनों तो आसान है ना, क्योंकि उसी का इस सत्र का जिक्र कर रहा है। ठीक है, और विंडोज़ एमई कब आया था? 2000 में। एमई का मतलब मिलेनियम होता है। विंडोज़ एक्सपी कब आया था? 2004 में। विस्टा कब आया था? 2007 में। अब विंडोज़ 7 कब आया था? 2009 में, है ना। अब विंडोज़ 10 भी आ गया है, तो यही 7 वाला चल रहा है, 10 वाला भी चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कौन सा? कथक है। ठीक है, और इसमें 2 घराने फेमस है, एक तो लखनऊ घराना, एक तो बनारस घराना कथक के लिए। तो लखनऊ घराने से कौन कौन से हैं? बिंदादिन महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज और आच्छन महाराज। तो देखिए महाराज शब्द वाले जितने भी लोग हैं लगभग कहाँ के हैं? कथक घराने से हैं, वो भी कथक नृत्य से लखनऊ घराने से हैं। अब देख लेते हैं कथक घराने से कथक नृत्य का बनारस घराना। तो सितारा देवी, अलकनंदा देवी, ये सब कथक नृत्य से संबंधित हैं। कहाँ से? बनारस घराना से। एक है किशन महाराज, ये बनारस घराने के हैं लेकिन तबला वादक है, ध्यान देना। तो किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक, बनारस घराने से है। आगे देखिए सोनभद्र के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज में। और यहाँ से पुरातत्व पाषाण काल और नवपाषाण काल और मध्य पाषाण मतलब तीनों काल के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और देश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है सोनभद्र को। और बिजली के संयंत्र होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? देश की ऊर्जा राजधानी। और एक 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन किसके साथ? छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। सबसे ज़्यादा जिला से
सबसे ज़्यादा स्टेट से जो टच करने वाला ज़िला कौन सा है? सोनभद्र। अब बताएंगे कितने राज्य से टच करता है? 4 राज्य से। और यहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइड हो गया, सोना भी मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, कोयला भी मिलता है ना। यहाँ की प्रमुख बॉक्साइड हो गया, मतलब प्रमुख अयस्क हो गया, आप कह सकते हैं। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एसटी आबादी पाया जाता है। एसटी मतलब जो जनजाति है ना, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में ही। और गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है ना, रियंद डैम है, कन्हार बांध है, बहुत इम्पोर्टेंट है कन्हार बांध, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है म्योरपुर हवाई अड्डा। तो म्योरपुर हवाई अड्डा बिरला ग्रुप के द्वारा है, मतलब प्राइवेट की है। और कहाँ पर है? सोनभद्र में। पूछ लिया गया है कि म्योरपुर हवाई अड्डा किस जिले में है, तो अब बताएंगे सोनभद्र जिले में। आगे देखिए पत्रिका है, पत्रिका से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा, अभी अब देख रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल का पत्रिका से क्वेश्चन पूछा है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हिंदी प्रतीक किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और प्रताप किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का। कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से। और स्वदेश किसका है? दशरथ प्रसाद द्विवेदी का। और अभ्युदय किसका? मदन मोहन मालवीय का। बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्युदय। आगे देखिए क्या है? खरवार जनजाति है ना, ये शायद पूछा गया था अभी जो फरवरी में पेपर हुआ है या जनवरी वाले में पूछा था कि खरवार जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, है ना। तो ये खरवार जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, चंदौली, है ना। यहाँ सब जनजातियाँ कौन पाई जाती है? खरवार जनजातियाँ। और खरवार जनजाति की कुछ उपजातियाँ हैं, जैसे सूरजवंशी, पटबंधी, दौलतबंदी और राउत। ये सब उपजातियाँ किसकी है? खरवार जनजाति के। पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और क्या है? और मोगती, गोंजू, अरनिया और मोइन पाली, है ना, मोज पाली। तो ये सब उपजातियाँ हैं खरवार जनजाति का। आगे देख लेते हैं खरवार जनजाति के बारे में। विशेषता क्या है कि घुटनों तक जो पुरुष लोग होते हैं ना, धोती पहनते हैं ना, और बंडी और बनियान पहनते हैं, ठीक है। और सिर पर एक पगड़ी बांधते हैं। जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछे कर्मा नृत्य किस जनजाति का, तो बताएंगे खरवार, है ना। इनका परंपरागत नृत्य होता है खरवार जनजातियों का कर्मा नृत्य। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति में पाई जाती है। और मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और मछली ये सब खाते हैं, ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं खरवार जनजाति के बारे में डिटेल्स। आगे देखिए क्या, माहीगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में, है ना। ये मछली पकड़ते हैं। और माहीगीर जनजाति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। और विवाह अपने समुदाय के लोग से ही करते हैं। और सबसे जो बड़ी खास बात है ना, जो माहीगीर जनजाति हैं वो स्पिरिट को शराब के रूप में लेते हैं, ठीक है। और बीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट है देखिए, क्योंकि इसमें बादशाह और वजीर के पद निर्णायक भूमिका होते हैं एवं सब वंशानुगत होते हैं। मतलब जो इनके पंचायतों में जो होते हैं ना, बादशाह होते हैं, वजीर होते हैं ना, ऐसा पंचायत का काम देखते हैं। और बादशाह जो पद होता है वंशानुगत होता है, ठीक है। और इसमें शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जैसा बात है जनजाति हैं तो उनमें शिक्षा तो उतना ज़्यादा तो रहेगा ही नहीं, है ना। और पंचायत के माध्यम से आपसी विवाद को सुलझाते हैं, ठीक है। तो आप सब देख रहे हैं कि माहीगीर जनजाति भी हो गया। आगे देख लिए कुल कुछ संग्रह है और पर्यटन स्थल है जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए बाल संग्रह कहाँ पर है? कन्नौज में, लेकिन अभी बन रहा है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर है? रामपुर में। लोक संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय कहाँ पर है? अयोध्या में। और राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर बना है? मेरठ में। और भारत कला भवन कहाँ बना है? बनारस में। देखिए जितने भी लिखे ना सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कुछ पुरस्कार का जिक्र कर लेते हैं। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 2003 में। और शुरू तो 2003 में हो गया था, लेकिन पुरस्कार कब मिला था? 2005 में मिला था पहला पुरस्कार।
ठीक है। अब देखिए 2005 से 2011 तक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पुरस्कार देता रहा है। मतलब 5 में तो पहला दिया गया, 5 से 11 तक कौन सा डिपार्टमेंट पुरस्कार दे रहा था? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। लेकिन 2012 से क्या हुआ, NBA के माध्यम से पुरस्कार दिया जाने लगा। NBA का मतलब निर्मल भारत अभियान के तहत। कब से? 2012 से, ठीक है। और निर्मल पुरस्कार प्रदान करने के लिए तो ग्राम पंचायतों का चयन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ध्यान देना, ग्राम पंचायत का चयन राज्य करती हैं, राज्य सरकारें। लेकिन ब्लॉक और जिला पंचायत का चयन कौन करती हैं? केंद्र सरकार। बहुत इम्पोर्टेंट है। निर्मल जो ग्राम पुरस्कार है, ग्राम पंचायतों का चयन राज्य करती हैं और ब्लॉक और जिला का चयन केंद्र सरकार। और इसमें जो फंड होता है ना, 80-20 के रेशियो में होता है। मतलब 80 केंद्र सरकार देगा और 20 कौन देगा? राज्य सरकार देगा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए एक योजना ग्राम उजाला योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार के आरा जिले से शुरू हुआ था, ठीक है। कब शुरू हुआ था? मार्च 2021 में। लक्ष्य क्या था इसका? जो पुराना बल्ब है ना, उसके स्थान पर 10 रुपये में LED बल्ब का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, ठीक है। और क्या है, 5 राज्यों में 15 मिलियन बल्बों का वितरण करने का इसमें टारगेट रखा गया था, ठीक है। और बल्बों की इसमें जो था ना, 3 साल की गारंटी भी दिया जाता था ना, 3 साल की वारंटी होता था। और बल्ब का जो क्षमता होता था ना, 7 वाट का होता था, मिलता था, और 12 वाट का। ध्यान देना, 3 साल की गारंटी आपको मिलता है 10 रुपये में। आगे देखिए वितरण करने वाली कंपनी कौन थी? CELS कंपनी द्वारा, है ना। CESL का जो पूरा नाम है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, है ना। और इसमें विद्युत मंत्रालय के अधीन ये सब काम हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम उजाला योजना, मार्च 2021 में। आगे देखिए क्या है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1969 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? 1976 में। लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1977 को। ध्यान देना, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। यह तो केंद्र वाला है। आगे देखिए क्या है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण मॉडल कब अपनाया गया था? 1999 में, है ना। एक्ट आया था 1999 में। अब इसमें क्या था, महारजिस्ट्रार के अधीन भारत सरकार, है ना। ये आगे क्या है, जो महारजिस्ट्रार के अधीन है ना भारत सरकार, इसी मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2002 आया था ना। ये संशोधन वाला है। 1999 एक्ट आया था और इसको संशोधन कब कर दिया गया था? 2002 में। और सबसे बड़ी बात है ना, आपसे पूछा जाता है कि गजट में कब प्रकाशन हुआ था? 22 मार्च 2003 को, ठीक है। आगे देखिए कुछ कंप्यूटर के भी यहाँ BCD का पूरा नाम क्या पूछ लेता है? बाइनरी कोडेड डिजाइन कंप्यूटर में, ठीक है। एक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनता है। इनका जो जन्म हुआ था पटियाली में हुआ था। कहाँ पर है? कासगंज जिले में, ठीक है। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोता ए हिंद, है ना। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनकी एक फेमस पुस्तक है तुगलक नामा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। किसका? अमीर खुसरो का, ठीक है। अच्छा, कुछ फेमस व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था या उनका स्थान कहाँ से, है ना। एक है नज़ीर अकबरबादी। इनका संबंध कहाँ से है? आगरा से है। और अकबर का संबंध कहाँ से है? इलाहाबादी। इलाहाबादी अकबर को बोला जाता था ना। और शाकिल कहाँ के? बदायूनी के। जोश का संबंध कहाँ से? मलिहाबादी, है ना, बोला जाता है। और फिराक को क्या बोला जाता है? गोरखपुरी। और कैफी कहाँ थे? आजमी, आजमगढ़ से। और मजनू कहाँ थे? ये भी गोरखपुरी थे। और मजरूल सुल्तानपुरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कुछ लोग का पूछा गया, जैसे फिराक, है ना, जोश का पूछा गया है, और मजरूल का पूछा गया, कैफी का पूछा गया, है ना। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, कजरी आप सब जानते हैं ना, गीत होता है कृष्ण और राधा के प्रेम में गाया जाता है, ठीक है। और स्त्री समूह के
स्त्री समूह के द्वारा जब एक गीत गाया जाता ना, तो उसके बोलते हैं ढोल मुनिया कजरी। ध्यान देना, जब स्त्री लोग इसको गाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ढोल मुनिया कजरी कहा जाता है। और सोहर नृत्य, सोहर आप ये सब जानते हैं, जब मांगलिक मांगलिक अवसर पर मतलब आप कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके खुशी के अवसर पर मतलब किया जाता है सोहर ना। अवध क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है और इसको बोलते हैं संस्कार गीत बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि उत्तर वैदिक काल है ना। उत्तर वैदिक काल का अगर हम विभाजन करें तो क्या हम इसमें मिलेगा? महाजन और महाजनपद है ना, जिसको राष्ट्र भी बोलते थे। तो सबसे बड़ा क्या होता था? महाजन या महाजनपद या राष्ट्र उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता था। और जिसका मुखिया कौन होता था? सम्राट कहलाता था, या भोज या स्वराट या विराट या एकराट, है ना। बहुत नाम है, देखिए इतना सारा नाम है। इसके अधिकारी होते थे सबसे बड़े उच्च पदाधिकारी। ठीक है, कौन कौन होते थे? सम्राट, महाजनपद के कौन होते थे? सम्राट होते थे, भोज, स्वराट, विराट, एकराट। अभी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ होते थे ना। और महाजनपद से जो छोटी इकाई थी ना, उसको बोलते थे जन। महाजनपद के बाद क्या था? जन। और जन का मुखिया क्या बोला जाता था? राजा। और जन से छोटी होता था विस, विस के मुखिया को विस्पति। और विस से छोटी मुखिया को ग्राम, और इसके मुखिया को ग्रामणी। और इससे ग्राम से छोटी इकाई को क्या बोला जाता? कुल, जिसके मुखिया को कुलब। अच्छा देखिए, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर में पूछ लेगा कि उत्तर वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो अगर ग्राम भी रहेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम भी रहेगा, लेकिन आपको ग्राम नहीं लगाना है। सबसे छोटी इकाई कुल थी, और कुल के मुखिया क्या बोला जाता था? कुलब। ठीक है, अच्छा अभी आपको देखिए बताया ना, क्या क्या बताए हैं? सम्राट, भोज, स्वराट, विराट, एकराट, है ना। तो देखिए उत्तर में जो प्रशासक था उसको विराट में बोलते थे। ठीक है, और जो पूरब में जो प्रशासक था उसको सम्राट में बोलते हैं। और जो पश्चिम में प्रशासक था उसको स्वराट बोला जाता था। और जो दक्षिण में प्रशासक था उसको क्या बोला जाता था? भोज बोला जाता था, या भोज बोला जाता था। ठीक है, और देखिए क्या है, देखिए भोज। और दक्षिण के जो विजेता होता था ना, राष्ट्र, और राष्ट्र को क्या बोला जाता था? एक राष्ट्र। तो इसीलिए यहाँ पर है कि इतने सारे नाम से जाना जाता था ना। एक सम्राट कहाँ होता था? पूर्वी भाग में। भोज कहाँ होता था? दक्षिणी भाग में। स्वराट कहाँ होता था? पश्चिमी भाग में। और एक राट कहाँ होता था? आगे देखिए क्या है, प्रांतक प्रथम, है ना, राजा। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उत्तर मेरु अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रांतक प्रथम था ना, चोल राजा था, चोल कालीन, है ना, चोल राजा था प्रांतक प्रथम। उत्तर मेरु अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। देखिए सबसे जो बड़ी बात है ना, कि चोल कालीन स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलता है किसमें? उत्तर मेरूर अभिलेख से। ठीक है, और ग्राम सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन पद्धति होता था ना, उसको कुडमैल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुडमैल। अच्छा, कुडमैल जानते हैं? जैसे आपको बता दें, मान लेते हैं कई लोग हैं, 3-4 लोग हैं ना, और मान लेते हैं 3-4 लोग का चुनाव करना है ना। तो इसमें देखिए कुछ लोग हाथ उठा के चुनाव करेंगे ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप सब जब स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो जब क्लास टीचर कोई मतलब सिलेक्शन होता था तो बोलते ना, हाथ उठाइए, कितने कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो हाथ उठाकर चुनाते पद्धति हो गया ना, जैसे जल्दी से समझ में आ जाता है कि इतने लोग का चुनाव हो गया, मतलब इतने लोग को समझ में आ गया। तो यही चीज़ है कि जैसे लॉटरी पद्धति होता था ना, तो ये सब सिस्टम होता था। तो जो चोल काल में जो ग्राम सभा के जो सदस्य का निर्वाचन होता था ना, जिस हिसाब से होता था उसको कुडमैल बोला जाता था। जैसे इसमें एक पर्ची पर नाम लिख दिया जाता था और उसको छुपा दिया जाता था, और किसी एक बच्चे के माध्यम से उसको फिर क्या किया जाता था? उसको निकलवाया जाता था, ऐसे होता था। ठीक है।